तो पहला काम किया जाए, आप लोग के लिए एक स्क्रीन चाहिए। तो ये है आपका जी। हेलो सर। ओके, तो चलिए हम लोग अभी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा नाराज हूँ एक्चुअली बच्चों से कि अगर क्लास करना है, पढ़ाई करनी है, तो सभी बच्चों को टाइम पे ज्वाइन करना चाहिए, है ना। एक्चुअली जानबूझ के मैंने मैसेज नहीं डाला था क्लास स्टार्टिंग, जबकि मैंने सुबह में मैसेज डाल दिया था कि भाई क्लास का टाइमिंग क्या है, आप लोग सबको पता ही है। तो आगे से मैं उम्मीद करूँ कि जो भी बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं वो लोग एकदम टाइम पे ज्वाइन करिए प्लीज। चाहे अलार्म लगा लीजिए, जो भी, मतलब शनिवार को सुबह तक में एक बार मैसेज देख लीजिए कि भाई कितने बजे क्लास है। टाइमिंग तो फिक्स ही है, 5 से 6, 6 से 7, है ना। तो आप लोग टाइम पे ज्वाइन कर लिया कीजिए, है ना। क्योंकि मैं एकदम टाइम पे ज्वाइन करता हूँ, एकदम सुबह, चाहे नींद पूरी हो चाहे नहीं हुई हो, फिर भी मैं जगता हूँ टाइम पे, है ना। तो सब आप लोग से भी वही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी टाइम पे ज्वाइन करेंगे, ताकि बोलते हैं क्लास की गरिमा बनी रहे, है ना। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। और मैं काफी स्ट्रांग मैसेज डालने वाला हूँ ग्रुप में कि भाई जो लोग क्लास करना चाहते हैं, जो लोग पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, वो लोग रहेंगे, तभी मैं सीरियस रहूंगा। अगर बच्चे सीरियस नहीं हैं तो फिर मैं क्यों अपना नींद खराब करके सुबह 5:30 बजे जगूंगा, है कि नहीं। चलिए, आप लोग को मेरा व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है। ओके, तो देखिए पहला चीज, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं 10th ग्रेड का। चैप्टर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोग ने एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में हमने पढ़ाई शुरू की थी। और वही चैप्टर भी कंटिन्यू करेंगे, उसमें थोड़ा और भी है सीखने के लिए। तो हमने देखा कि भाई एसिड क्या होता है। एसिड यानी अम्ल, बेस यानी कि क्षार, और सॉल्ट तो सब जानते हैं। तो पहला हुआ कि भाई एसिड और बेस जो है उसका टेस्ट में भी, टेस्ट के हिसाब से ही पता चलता है कि जो एसिड होता है उसका स्वाद होता है सार, खट्टा होता है वो। और जो बेस होता है उसका टेस्ट होता है बिटर, मतलब कड़वा टेस्ट होता है। और सॉल्ट का टेस्ट तो जानते ही है। तो लेकिन हम एसिड और बेस को टेस्ट करके तो नहीं पता करते हैं, क्योंकि एसिड जो है डेंजरस भी होता है, वो हर्ट कर सकता है। हर्ट कर सकता है, करता ही है। लेकिन हमारे शरीर में भी थोड़ा, हम स्वाद इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारे शरीर में भी एसिड पाया जाता है। इसलिए बोलता है एसिडिटी हो गया। तो एसिडिटी हो गया मतलब हमारे शरीर में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जब ज्यादा, हमारा शरीर जो है एसिड प्रोड्यूस करता है, मतलब जो कि खाना को पचाने गलाने के काम में आता है। ठीक है। तो जब कभी हमारा बॉडी ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, तो हमको देखेंगे बोलते हैं खट्टा डकार आ रहा है, या मतलब सीने में जलन हो रही है। तो वो सब एसिड की वजह से होता है। तो एसिड तभी, जब एसिडिटी हो जाती है, जब आपको ज्यादा एसिड आपका बॉडी प्रोड्यूस करता है, मतलब आपको चाहिए था इतना सा एसिड खाना पचाने के लिए, आपके शरीर ने बना दिया इतना एसिड। तो क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा एसिड है, उसकी वजह से आपको वो एसिड गले तक आ जाता है, आपको उसका खट्टा डकार आने लगता है। तो उससे आपको पता चलता है कि भाई एसिड का स्वाद जो है खट्टा होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एसिड और बेस जो है एक दूसरे के असर को कम करता है। तो जैसे अब, इसलिए विपिन गुप्ता, ये आपका पहला क्लास है। विपिन गुप्ता के नाम से कोई बच्चा ज्वाइन किए हैं, तो आपका ये कौन पहला क्लास है बेटा। ओके, ठीक है, जैसे भी है। तो हमने देखा कि एसिड और हमने सीखा कि एसिड और बेस जो है इसी के असर को कम करते हैं। जब एसिडिटी हो जाती है हमारी बॉडी में, यानी कि एसिड की मात्रा बढ़ गई, तो उस मात्रा को कम करने के लिए हम लोग, आप लोग देखा हो एक पाउच होता है, उसको बोलते हैं इनो। तो ये इनो जो है, ये एक्चुअली बेस का बना होता है, मतलब क्षार होता है। सो पानी में घोलते हैं,
और पी लेते हैं। अब पानी में घुलने से क्या होगा, देखिए ये दो फायदा होगा। एक तो है कि आपको मान लिया बॉडी में एसिड बना हुआ था, यहाँ तक एसिड था, इसका कॉन्सेंट्रेशन था वो काफी, मतलब नहीं था, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में था। इनो बनाया अपने पानी और ये बेस को मिला करके, तो पानी जो है एसिड को डाइल्यूट कर दिया, तो जितना जलन हो रहा था वो कम होगा। जैसे आग बहुत तेज कर देते हैं तो हाथ जलता है, आग का आंच कम कर देते हैं तो कम जलता है। तो ये पानी जा करके एसिड को पतला कर दिया थोड़ा, जैसे दूध में पानी मिलाते हैं पतला दूध हो जाता है, उस तरह से एसिड को भी पतला कर दिया, उसका असर कम हो गया, तकलीफ कम हो गई। और जो ये बेस है वो एसिड की मात्रा को बैलेंस करता है। तो हम लोगों ने वो भी देखा कि जो है एसिड और बेस, जब जब एसिड और बेस ये मिलते हैं, आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, तो उससे बन जाता है सॉल्ट, यानी कि नमक, एंड वाटर। इसका भी कुछ हम लोगों ने केमिकल फॉर्मूला देखा करके। तो अभी अभी हम लोग सिर्फ रिकैप कर रहे हैं। तो भाई ये हुआ कि एसिड और बेस का आपस में प्रतिक्रिया होने पे क्या होता है। उसके अलावा हमने देखा कि जब भी एसिड जो है किसी भी मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, मेटल के साथ में, या मान लिया जाए कि एक लोहे का रॉड था, एक लोहे का रॉड था, वो हवा में पड़ा हुआ था ऐसे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। क्या होता है कि लो आयरन जो होता है, लोहा होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe। और हवा में पड़ा हुआ था मतलब ऑक्सीजन थी वहां पे, धूप थोड़ा, धूप थी, गर्मी थी, जो भी था, मान लिया जाए कि हल्का सा हीट मिलते रहा उसको, या आपने इसको गर्म कर दिया लोहे को, मान लिया जाए, तो क्या होता है, ये आपस में प्रतिक्रिया करके बना जाता है आयरन ऑक्साइड। तो ये आयरन ऑक्साइड बना हुआ, मतलब यहाँ की इसके सरफेस पे, इसकी सतह पे जो इसका ये आप जो जंग देखते हैं, दैट इज नथिंग बट वो आयरन ऑक्साइड है। क्या हुआ कि लोहा जो था, जो मेटल जो था, वो उसके संपर्क में जो भी ऑक्सीजन आया उसके साथ में प्रतिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाया। तो ये जो जंग दिखता है लोहे के ऊपर में, हल्का लाल सा रंग का, दैट इज नथिंग बट आयरन ऑक्साइड। हमको लगता है क्या लोहा खराब हो गया, लोहा खराब नहीं हुआ एक्चुअली, वो उसके कांटेक्ट में जो ऑक्सीजन था उसके साथ में रिएक्शन करके वो आयरन ऑक्साइड का एक लेयर बना दिया, इसलिए यहाँ पे है। अगर आप इसको मेटल को, रॉड को काटेंगे, तो अंदर में देखें कि अंदर में जो है, अंदर में जो ओरिजिनल उसका कलर था वो वही है, वैसा का वैसा ही, जो ग्रे कलर का होता है। सिर्फ इस सरफेस पे थोड़ा सा लाल था, जिसको हम लोग जंग लगना बोलते हैं, या रस्टी हो जाना बोलते हैं। तो ये आयरन ऑक्साइड बन गया। तो हम लोग ये, हाँ, तो यहाँ पे था, ये आयरन ऑक्साइड बना हुआ है। मान लिया जाए कि अगर आपका ये मेटल है, मेटल का रॉड है, इसके ऊपर में ये हल्का जंग लगा हुआ है, यानी कि लोहा, लोहा जो, या जो भी है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना दिया है। अगर अगर आयरन ऑक्साइड जो है उसके ऊपर में आप एसिड डालेंगे तो क्या होगा, आयरन ऑक्साइड के साथ में एसिड डालेंगे तो फिर से ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। तो बेसिकली एसिड का बेस के साथ में रिएक्शन कराएं तो सॉल्ट एंड वाटर, एसिड का अगर मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर। अब सॉल्ट मतलब, मान लिया आयरन था, तो यहाँ पे FeCl, ये कितना होगा, इसका होता है आपका, तो FeCl2 होता है आयरन क्लोराइड का शायद से। मान लिया जाए इसमें आपने H2SO4 डाला, ठीक है, तो ये FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट प्लस वाटर, ये Fe3SO4 और ये वाटर बनाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है इसको हम लोग सॉल्ट बोल रहे हैं, जो आयरन सल्फेट जो बना। तो बेसिकली सॉल्ट जो है, सॉल्ट बोल के ऐसा कुछ नहीं होता है। सॉल्ट आपका, जैसे हम लोग जो डेली सॉल्ट यूज करते हैं उसमें क्या होता है, सोडियम
और क्लोरीन मिला होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो उस जैसे जो भी मेटल ऑक्साइड है, जब उसका एसिड का रिएक्शन होता है तो बन जाता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, और सॉल्ट में बेसिकली आप देखें, इसलिए लोग बोलते हैं कि दो चीज होता है सॉल्ट। सॉल्ट में आपका आयोडीन रहता है, क्लोरीन रहता है, आपका सोडियम रहता है। तो बोलते हैं बॉडी में सोडियम कम हो गया है, तो मतलब नमक का कंजम्पशन थोड़ा कम हो गया है, तो बोलते हैं कि भाई ये खा लीजिए। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है वो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो बेसिकली क्या था कि भाई एसिड और बेस क्या होता है, एसिड और बेस का रिएक्शन होने से क्या होता है, एसिड जो है किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने अभी तक सीखी हैं। तो अभी तक जो भी मैंने बोला है उसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन हुआ है तो बताइए, बिफोर आई मूव ऑन। देखते हैं कौन कौन बच्चे ज्वाइन किया है। ये लोग, हेलो। तो बिफोर बिफोर यू प्रोसीड, आई हैव सम कंसर्न्स विद ऑल माय स्टूडेंट्स। ठीक है, कि मैं क्लास का टाइमिंग क्या है आप लोग सबको पता है, कभी कभी चेंज होता है तो उसके लिए मैं मैसेज डालता हूँ। इवन इफ चेंज नहीं हो रहा तो भी आप लोग को मैसेज डालता हूँ, भाई 5 बजे से क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो सभी बच्चों को से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई टाइम पे ज्वाइन कीजिए। अगर यहाँ पे लग रहा है कि सीखने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं सीख रहे हैं, टाइम ये टीचर टाइम वेस्ट कर रहा है, तो प्लीज ज्वाइन मत कीजिए। आई विल एटलीस्ट बी एबल टू स्लीप मोर। ठीक है, मैं आई वेक अप बाय 5:30 ऑन अ वीकेंड, राइट? नॉट बिकॉज आई एम नॉट ट्राइंग से कि मैं कुछ बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन आई डू इट आउट ऑफ माई एक्साइटमेंट, आउट ऑफ माई विलिंगनेस टू नो स्पेंड टाइम विथ यू गाइस एंड सी इफ आई कैन हेल्प यू लर्न समथिंग। तो अगर मेरे अंदर कमिटमेंट है उस चीज के लिए, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग के अंदर भी कमिटमेंट रहे। जो लोग भी सीरियस हो प्लीज टाइम पे ज्वाइन कीजिए, एकदम टाइम मतलब डॉट। और अगर आप ज्वाइन करते हैं 5 बजे और मैं ज्वाइन नहीं कर रहा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं कि सर यू हैव नॉट ज्वाइन येट, यू कैन चार्ज मी फॉर दैट। लेकिन हर कोई टाइम पे ज्वाइन करेंगे। फ्री का चीज है, इसका ये मतलब नहीं कि फ्री फंड में चल रहा है, ऐसे नहीं कि फी फी नहीं है, इसलिए फ्री है। लेकिन कमिटमेंट फ्री नहीं है, कमिटमेंट है, राइट? तो आई वुड वांट कि आप लोग जो है थोड़ा उस चीज को थोड़ा सीरियसली लें और प्लीज रेस्पेक्ट व्हाट वी हैव हियर फॉर यू गाइस। ऑलराइट, तो चलिए, ये तो था रिकैप था कि हम लोगों ने क्या क्या देखा था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई लर्निंग लिटिल बिट मोर। तो एक चीज, एक और चीज हम लोगों ने देखा कि जब भी एसिड का रिएक्शन किसी के साथ में होता है, चाहे वो मतलब मेटल के साथ में हो, चाहे एसिड का बेस के साथ में रिएक्शन हो, ये क्या हो रहा है इसका, तो उसमें वाटर निकलता है या हाइड्रोजन बाहर आता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये था कि इसको ऐसे मान सकते हैं कि चाहे आप चाहे हाइड्रोजन निकल रहा हो चाहे वाटर निकल रहा हो, इसको अगर डिकम्पोज करेंगे या इसको इंडिविजुअली सोचेंगे तो आप सोच सकते हैं कि भाई समथिंग कम्स आउट विच सर्टनली हैज हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन रेडी टू रिएक्ट विद सम, या तो ये अपने साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाता है या हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ मिलके वाटर बना रहा हो, बट दिस थिंग इज कॉमन। सो व्हेनेवर एसिड रिएक्ट्स विद एनीथिंग, उसमें हाइड्रोजन आयन, इसको आयन बोलते हैं, मतलब ये जो साइन है इसका प्लस, एक नाम दिया गया कि भाई अच्छा ये रिएक्ट करने के लिए तैयार है, इट्स रेडी टू नो मिक्स विद समथिंग, रिएक्ट विद समथिंग, इसको बोला जाता है आयन। ये इस फॉर्म में ज्यादा तक नहीं रह सकता है, ये इट हैज टू रिएक्ट विद समबडी। तो इसको, इसका मतलब हाइड्रोजन अकेले इसको ऐसे बोलेंगे हाइड्रोजन एटम, परमाणु। ये स्टेबल फॉर्म में है तो इसको बोलेंगे ये हो गया आपका मॉलिक्यूल या अणु। जब रिएक्ट करने के लिए तैयार है, रेडी टू मिंगल, रेडी टू रिएक्ट विद समथिंग, रेडी टू नो मिक्स विद समथिंग, उसको बोलते हैं आयन। तो ये दो तरह के होते हैं, मतलब कोई भी परमाणु जो है जब रिएक्टिव स्टेट में रहता है
अगर पॉजिटिव साइन के साथ है तो उसको बोलते हैं कैटायन, और अगर नेगेटिव साइन के साथ में तो उसको बोलते हैं एनायन। अभी हम लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा है अभी, लेकिन जानने के लिए सिर्फ ये है कि ये जो पॉजिटिव साइन रहता है, चाहे वो एक पॉजिटिव हो, चाहे दो पॉजिटिव हो, चाहे तीन पॉजिटिव हो, या -1 हो, -2, -3 हो, दिस रिप्रेजेंट कि ये जो है स्टेबल फॉर्म में नहीं है। इसको इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स, इसको, ओके चलिए थोड़ा सा इसके अंदर घुसना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर कहाँ से कहा जा रहा है। तो पहले थोड़ा सा हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को समझते हैं, कि परमाणु जो है उसको समझते हैं, कि परमाणु में बेसिकली तीन चीजें होती है। एंड यू गाइस, इफ यू गाइस नो, करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग, ओके। सेंटर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हर एक एटम, हर एक परमाणु, मतलब हर एक कोई भी चीज का एक सबसे छोटा कण जो होता है, जिसको आगे आप तोड़ नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एटम। चाहे आपका मेटल हो, चाहे लोहे का टुकड़ा हो, उसको एकदम छोटा छूटते छूटते एकदम एकदम इतना छोटा जिसके आगे आप नहीं तोड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एटम। और हर एक एटम का एक खासियत होता है, मतलब जैसे आप मेटल देखें, गैस देखें, सॉलिड लिक्विड देखें, कोई भी, हर चीज का सबसे छोटा कण जो होगा उसको एटम बोलेंगे। कोई भी केमिकल सब्सटेंस का, चाहे लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, हाइड्रोजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी चीज जो जो भी जिसको भी हम केमिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका सोच सकते हैं, उसका सबसे छोटा से छोटा कण जिसको आगे तोड़ नहीं सकते, दैट इज एटम। और अब हर चीज तो अलग है अपने आप में। पूरा अगर पीरियोडिक टेबल आप जानते हैं केमिस्ट्री का, तो 108 होता है शायद से, राइट, 108 एलिमेंट होता है उसमें, 108। तो वो सभी पदार्थ, हर एक चीज, हर एक सब्सटेंस जिसको हम केमिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो अपना अलग अलग शेप, अलग अलग फॉर्म में होता है, अलग अलग उसका कॉम्पोजिशन होता है, उसकी क्वालिटी अलग होती है। लेकिन एक चीज कॉमन होता है कि हर एक एटम जो है ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब सबका काम क्या क्या है। ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसको इमेजिन कीजिए अपना सोलर सिस्टम जैसा। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, बस उतने सारे ऑर्बिट्स, इसको ऑर्बिट बोलेंगे या कक्षा बोलेंगे। जैसे कि ये सन, सोलर सिस्टम में क्या था, सन यहाँ पे है, एक कक्षा में एक एक प्लैनेट घूम रहा है, दूसरी कक्षा में दूसरा प्लैनेट घूम रहा है, तीसरी कक्षा में तीसरा प्लैनेट घूम रहा है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है अलग अलग कक्षा में घूमते होते हैं, ठीक है। और आउटर मोस्ट जो होता है, सबसे बाहर की कक्षा होती है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या हो सकते हैं, अगर वो पहली कक्षा नहीं हो तो। मतलब जैसे अब हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन का में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल एक ही होता है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही कक्षा है उसमें घूम रहा होता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन जो है कभी भी अकेला नहीं घूमता है, इसको चाहिए होता है कि भाई इसके साथ में एक और रहे। ये बोलता है कि तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन मेरा, मेरा एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, दोनों इसको शेयर कर रहे होते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन हमेशा पेयर में पाया जाता है। अकेले हाइड्रोजन की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। और इसका फंडा होता है कि अगर कोई भी परमाणु है, अगर उसमें अगर एक मिनट थोड़ा स्लो चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कक्षा में घूमते होते हैं। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होता है। जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही प्रोटॉन, उतना ही न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। मतलब अगर किसी हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसीलिए एक एक एटम की बात कर रहे हैं आप, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी को बैलेंस करके संभाल के रखता है, ठीक है। मतलब समझिए कि अ, एक ही गाड़ी के दो चक्के हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें नियम खाली ये होता है कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बटे हुए होते हैं। एक तो संख्या बराबर होती है उनकी, और किसी भी एटम को, किसी भी पदार्थ को स्टेबल स्टेट में होने के लिए, जो जबकि वो शांत रहेगा, मतलब
उसकी जान नहीं जा रही हो लड़ाई करने के लिए या किसी से जुड़ने के लिए, उसके लिए होता है कि अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, 2 या 8, उसके आउटर मोस्ट इसमें ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे या 8 रहेंगे। मतलब अब अगर हाइड्रोजन की बात करें, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो एक ही है तो एक ही कक्षा होगी, इसमें वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा गोल गोल उसके चारों तरफ। न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस बोलेंगे, जहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़ा हुआ है, और एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों तरफ घूमता होता है। अब इसके पास एक ही है तो उसको शांति नहीं है लाइफ में, कि भाई एक से इसका काम नहीं होगा, ये स्टेबल स्टेट में है ही नहीं। तो इसको चाहिए कोई मिले एक और एटम, जिससे या जो कि इसको या तो एक दे दे या इसके साथ में एक शेयर कर ले। तो इसको अगर हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन का दूसरा एटम मिला, तो वो बोलता है कि भाई देखो, हमको भी एक, हमारे पास भी एक ही है, तुम्हारे पास भी एक ही है, ना तो हम तुमको दे सकते हैं ना तुम हमको दे सकते हो। अगर हाइड्रोजन एक दे दे उसका बचेगा क्या? हाइड्रोजन का अपना पहचान ही गायब हो जाएगा। एक ही इलेक्ट्रॉन था बेचारे के पास, वो भी चला गया तो गरीब हो जाएगा, फिर वो कुछ नहीं है उसके पास, तो उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। तो वो क्या करता है कि भाई ठीक है चलो, दूसरे हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन एटम के साथ में बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे पास भी एक है, मेरे पास भी एक है, इसको हम लोग जॉइंट वेंचर करते हैं कि भाई तुम्हारा एक मेरा, मेरा एक तुम्हारा, इस तरह से तुम्हारा जो है वो मेरा भी है, मेरा जो है तुम्हारा भी है। इसी तरह से ये जो है, अब दोनों मान लिया इसका जो एक है उसको ये भी काउंट कर रहा है, तो ये मान रहा है कि मेरे कक्षा में 2 है, एक ही कक्षा है मेरे पास, एक ही ऑर्बिट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, ये भी शांत हो गया। ये वाला हाइड्रोजन भी वही इसी गलतफहमी में है कि मेरे पास भी एक था पहले से, इसका वाला एक भी हम जो काउंट कर लेंगे, मेरे पास भी 2 है, तो ये भी स्टेबल हो गया। तो ये जब स्टेबल हो गया, मतलब दोनों दोनों शांत हो गया कि भाई हमको जितना चाहिए था मिल गया, अब शांति है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हाइड्रोजन का खेल था। उसी तरह हम लोग इसे वाटर की बात करते हैं। वाटर जो है, अगर पानी देखेंगे आप, तो ऑक्सीजन के पास में होते हैं, ऑक्सीजन का आलोक, डू यू रिमेम्बर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसको इसका एक टर्म होता है केमिस्ट्री में, आई एम ट्राइंग टू रिकॉल, क्या बोलते हैं उसको? um, जब याद आएगा बताएंगे। तो क्या सर? ऑक्सीजन हाँ बोलिए। आलोक, क्या बोल रहे थे? वो आपका आवाज थोड़ा सा वो हो रहा था। नहीं नहीं, किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उसको एक टर्म बोला जाता है, उसका टर्म हम भूल जा रहे हैं। आई विल फाइंड इट आउट। एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक एटॉमिक, नंबर। एटॉमिक नंबर तो दूसरा चीज हो गया। एटॉमिक नंबर तो छोड़िए, जब याद आया बताते हैं। ओके, तो अभी आते हैं ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन का एटम के बारे में सोचेंगे, अगर ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब होता है 8 8, ठीक है। हाइड्रोजन में होता है एक, जो हम लोगों ने भी देखा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हाइड्रोजन का एक एटम को आप अकेले छोड़ देंगे, बेचारा टेंशन में है कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो उसके ऑर्बिट में घूम रहा है, इसको जल्दी से एक चाहिए, कम से कम 2 तो चाहिए। ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन में 8 होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये है मान लिया जाए ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पहली कक्षा में, वो पहली कक्षा अगर हो, अगर तो उसमें 2 ही होगा, तो इसके पास 8 होता है, तो क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे घूम रहा है, बाकी बच गया 6, तो यहाँ पे 6 घूम रहा है, 4 5 6, तो ये 6 जो है, अब इसके पास 6 है इस कक्षा में, इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है, सबसे बाहर की कक्षा जो है, उसमें चाहिए होता है कम से कम 8। अगर वो पहली कक्षा नहीं है तो, इसके पास ये वाली कक्षा पहली कक्षा नहीं है, पहली ऑर्बिट नहीं है वो, तो उसको चाहिए 8, बेचारे के पास है सिर्फ 6। इसके पास भी वही समस्या है, इसको 2 चाहिए, 2 कोई इसको दे दे अगर, तो इसका काम हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो चलिए इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, तो एटॉमिक नंबर हम एक बार फिर से देख लेंगे इस टर्म को भी। तो बट एनीवेज, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स है, वो सेम ही होता है, और
आलोक ने बताया कि इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, हम भी एक बार चेक कर लेंगे बाद में, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द टर्म। तो ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको पहली कक्षा में 2 हो गए, अगली कक्षा में 6 हो गए। लेकिन अगर ये कक्षा, ये ऑर्बिट जो है जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, वो पहली कक्षा नहीं है, वो फर्स्ट ऑर्बिट नहीं है अगर, तो उसको चाहिए कम से कम 8, मतलब 8 होना ही चाहिए। इसके पास 6 है, तो बेचारा ऑक्सीजन भी टेंशन में है, हाइड्रोजन भी टेंशन में है। हाइड्रोजन के पास इसको 1 है, इसको 1 और चाहिए। ऑक्सीजन के पास 6 है, इसको 2 और चाहिए। तो दोनों में से कोई भी देने की हालत में है नहीं, दोनों ही गरीब है, दोनों को जरूरत है एक दूसरे की, मतलब कहीं से कोई मिल जाए। तो अब इनके बीच में समझौता होता है। वह देखिए ऐसा है कि हाइड्रोजन को भी चाहिए 1, ऑक्सीजन को चाहिए 2। हम लोग जैसे हाइड्रोजन केस में देखा था कि 2 हाइड्रोजन जो है समझौता कर लेते हैं कि भाई मेरा एक तुम्हारा, तुम्हारा एक मेरा, तो ये चलिए हाइड्रोजन हो गया, इसमें एक इसका घूम रहा है। दूसरा हाइड्रोजन हो गया, उसमें भी एक घूम रहा है, इसको भी एक चाहिए। तो ये लोग बोलता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ये लोग आपस में एक एक शेयर कर लेता है कि भाई तुम्हारा एक मेरा, मेरा एक तुम्हारा। तो तुम्हारे पास ऑक्सीजन के पास 6 था, अभी 7 हो गया इसका वाला जोड़ के। लेकिन अभी भी जरूरत पड़ रहा है, तो फिर बोला कि ठीक है, तो हमको 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जुगाड़ करता है कि भाई चलो ठीक है, हाइड्रोजन को भी एक एक चाहिए था, ऑक्सीजन से एक एक बोरो कर लिया, उसके पास भी 2 हो गया, इस हाइड्रोजन के पास भी, इसके पास भी 2 हो गया। तो अब जो है ये सेटल हो गया कि भाई ठीक है, ऑक्सीजन भी अपना 8 गिन रहा है कि इसका अपना खुद का 6, इसका 1, इसका 1, 8 हो गया। ये हाइड्रोजन भी 2 गिन रहा है, इसका, इसके पास तो एक ही ऑर्बिट है, इसको 2 ही चाहिए, इसका खुद का 1, इसका 1। तो देखिए यहाँ जो हम लोग ने ये केमिकल फॉर्मूला देखा वाटर का H2O, इसके पीछे कारण है कि भाई H2O, पानी जो है स्थिर रहेगा, मतलब पानी को अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो पानी को कोई टेंशन नहीं है, उसको भी रिएक्शन करने की जल्दी नहीं, वो स्टेबल स्टेट में है केमिकली। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खेल है, जो हम लोग जो भी केमिकल फॉर्मूला देख रहे थे अभी, मैंने बताया कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये नमक है। तो ये NaCl ही क्यों है, NaCl2 क्यों नहीं है, NaCl3 क्यों नहीं है, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 क्यों है, FeO क्यों नहीं है, आयरन और ऑक्सीजन मिला के FeO क्यों नहीं है? कारण ये है, हर कोई का ले देखे कि उद्देश्य यही रहता है कि भाई मेरे पास जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कक्षा में घूम रहे हैं, वो स्टेबल स्टेट में होने चाहिए, और स्टेबल स्टेट में होने के लिए उनको दूसरों के साथ में रिएक्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके चाहे वो या तो, मतलब वहां पे 2 समझौता होता है, अ, जैसे कि 2 कंट्री में होता है ना, कि जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर समझौता होगा, तो कोई समझौता नहीं होगा, ना तो कुछ शेयर हो सकता है, ना ही कोई कोई किसी को देने की हालत में है। इंडिया, US, इंडिया, यूरोप में होता है कि भाई ठीक है चलिए, मेरे मेरे से आपको ये मिलेगा, आपसे मेरे को ये मिलेगा, वो शेयरिंग हो रहा है यहाँ पे, ये वो समझौता है। लेकिन एक दूसरा तरह का समझौता भी होता है, जैसे कि US और पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान तो कुछ देने का हाथ में नहीं, US उसको दे देता है कुछ कि भाई ये लो, तुम खैरात में थोड़ा सा ले लो। तो वैसा भी सिचुएशन होता है कि मान लीजिए, ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक एक कोई सब्सटेंस है अभी, हम्म, जिसमें कि पहली कक्षा में मान लिया जाए 2 है, और इस कक्षा में 8 है, मतलब एटॉमिक नंबर मान लिया जाएगा 11 है अगर, आई एम ट्राइंग टू रिकॉल कि किसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, बट ठीक है, बहुत सारी रिकॉल है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे 8 घूम रहा है, यहाँ पे 1 है। तो इसको, ये भी अभी स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसको इस कक्षा में या तो 8 चाहिए, या नहीं तो भाई इससे जान छूट जाए, ये नहीं रहा अगर, इसको छोड़ दिया कि भाई तुम निकल लो, नहीं चाहिए हमको, किसी और को दे दिया अगर, तब ये स्टेबल स्टेट में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, अब इसको कुछ नहीं चाहिए, शांति है। तो वैसा केस में क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। हाँ बोलिए बेटा, आरती देवी, आपने हाथ खड़ा किया है। हाँ बोलिए।
कोई नहीं। तो तो बेसिकली यहाँ पे एक दूसरा समझौता ये इंडिया पाकिस्तान वाला खेल है कि भाई मान लिया जाए इसके पास 11 अगर इलेक्ट्रॉन थे तो 2 और 8 हो गया। ये बोलता है कि भाई कैसे गए करके ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है थर्ड ऑर्बिट में, उससे जान छूट जाए तो हम स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे। तो वैसा भी समझौता होता है पाकिस्तान और अमेरिका वाला। वो बोलता है कि भाई तुमको हाइड्रोजन मिला, अच्छा हाइड्रोजन को एक चाहिए था, मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, ले जाओ, तुम भी शांत हो जाओ, हम भी शांत हो जाएंगे। सो दिस इज अदर वे how things how the different elements react and form a compound. तो बेसिकली कुल मिला के खेल ये है कि केमिकली स्टेबल स्टेट में होने के लिए you have to have either 2 or 8 electrons in the outer orbit. आपका आउटर ऑर्बिट अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो वहां पे 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। फर्स्ट के अलावा ज्यादा ऑर्बिट है अगर तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे कि क्या सर हमेशा अ, अ, 8 ही, 2 या 8 ही होगा? मान लिया जाए अगर कोई भारी भरकम चीज है इसका कि एटॉमिक नंबर मान लिया जाए 105 है, तो क्या ऐसा होगा 2 वाला एक ऑर्बिट होगा, फिर 8 वाला ऑर्बिट होगा, फिर 8 वाला ऑर्बिट होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, टू टू एन स्क्वायर, 2n² आई थिंक, राइट? 2 8 18 2 टू टू पावर n ऐसा होता है शायद से। 0 1। इसका एक फॉर्मूला होता था, नंबर ऑफ एटम जो। आलोक, आपको याद है कि इसका क्या फॉर्मूला होता है कि कैसे किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम? रुकिए, एक फॉर्मूला था जो इस टॉपिक के लिए हम तैयार नहीं थे, तो ये हमको लगा कि नंबर ऑफ एटम्स इन एन ऑर्बिट। इसका एक फॉर्मूला होता था जो हम लोग बचपन में देखे थे, जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल। टू एन स्क्वायर होता है सर फॉर्मूला। 2n² होता है ना? हाँ, वही मेरे को लग रहा था 2n²। अगर n का वैल्यू 1 है तो 2, हाँ 2 उसका, हाँ करेक्ट, या यही राइट है। तो देखिए इसमें ये फॉर्मूला भी सीखना चाहे तो सीख सकते हैं कि भाई अगर मान लिया जाए किसी चीज का एटॉमिक नंबर है, अगर मान लिया जाए 20, आज हम लोग थोड़ा डेविएट हो गए बट इट्स ओके। अगर किसी चीज का एटॉमिक नंबर 20 है तो आपको जानना है कि भाई इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो अगर 20 इलेक्ट्रॉन है अगर, तो मान लीजिए पहला ऑर्बिट हो गया, इसमें 2 हो गया। अब अगले वाले में कितना होगा उसको देखने के लिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है जो आलोक ने बताया, ये होता है 2n²। तो आपको जानने के लिए कितनी कक्षा है, कहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है जानने के लिए आप बोलेंगे भाई पहला 2 हो गया, बच गया 18। दूसरा 2 हो गया, अब दूसरा में 2n², तो n का वैल्यू 2 डालेंगे, 2² इंटू 2, यानी कि 4 इंटू 2 8। ठीक है, तो 2 और 8 मिला के 10 हो गया। अभी बचा हुआ है कितना? और 10 बचा हुआ है। तो भाई फिर तीसरा में 2 इंटू n², n का वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर, ये हो गया 3² मतलब 9 इंटू 2 18। तो तीसरी कक्षा में 18 फिर से दिक्कत है। 18 प्लस ये हो जाएगा कितना, 18 प्लस 26 प्लस 2 28। तो यहाँ पे मामला नहीं बन रहा है। तो इसके पीछे भी एक थ्योरी होती है कि भाई आपको आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें रहेगा आपको मैक्सिमम 8 रह सकता है। ठीक है, आउटर मोस्ट या उससे पहले वाले तक में, अगर आउटर मोस्ट में 8 अगर है तो उससे पहले वाले में मैक्सिमम रह सकता है, नहीं तो 8 ही रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है 2 8
मतलब डिफॉल्ट चॉइस आपका 8 हो सकता है, अगर कहीं पे लफड़ा हो रहा है अगर, तो आप सोच सकते हैं कि अच्छा 8 रहेगा। इसके पीछे थोड़ा इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, इसको अभी इसके लिए परेशान नहीं होते। तो 2 8 8 जो हो गया, मतलब जिस ऑर्बिट में आपको दिक्कत हो रहा है कि फुल नंबर नहीं है, तो वो 8 पे सेटल हो सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। बच गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी जो ये है यहाँ पे, इस जो भी सब्सटेंस था जिसका एटॉमिक नंबर 28 20 था, तो आप ये मान सकते हैं इसमें 4 कक्षा है। दो, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, मतलब चूंकि 18 नहीं हो सकता था, इससे ज्यादा हो गया, तो 8 पे सेटल हो जाएगा और 2। तो यानी कि ये जो पदार्थ है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले में 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में, फिर इस वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन, और चौथे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक तो है कि यहाँ ये पहली कक्षा नहीं है, ये वाली कक्षा जो पहली नहीं है, इसमें 2 से काम नहीं होगा, इसको कम से कम 8 चाहिए। 8 होने के लिए या तो उसको 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना पड़ेगा, चाहे शेयर करके ले, चाहे किसी का उठा ले, या फिर ये दूसरा समझौता कर सकते हैं कि भाई चलो ये 2 जो है मेरे पास, 6 लाना बड़ा काम है, 2 छोड़ देते हैं। 2 को निकाल दिया तो क्या होगा, फिर ये आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन जाएगा, इसमें 8 का 8 है, तो ये स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो ये एक्चुअली एक मोटिवेशन होता है, कोई भी पदार्थ जो है क्यों रिएक्ट करता है, क्यों दूसरों के साथ जुड़ता है, क्यों प्रतिक्रिया होती है, उसके पीछे का कोर यही है कि ले दे करके हर किसी को अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। जिसके पास है वो शांत है, जिसके पास नहीं है वो रिएक्शन कर रहा होता है। तो ये पूरा सब चीज का बेस है। हम लोग इस टॉपिक के ऊपर जब जाएंगे डिटेल में, तो हम उसको और हम लोग और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अभी के लिए यह समझ लीजिए कि कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन आप लोग देखते हैं, उसके पीछे ले दे करके इसके कोर में यही खेल हुआ है कि भाई हर एक एटम जो है चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन हो। 2 इलेक्ट्रॉन उसी केस में जब हाइड्रोजन जैसा चीज हो जिसके पास की एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिसका एक ही कक्षा है, एक ही ऑर्बिट है। एक से ज्यादा ऑर्बिट है तो उसको 8 चाहिए ही चाहिए। 8 पुराने के लिए या तो शेयर करता है या डोनेट करता है। इस केस में जो 20 वाला केस हम लोग देख रहे थे, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन था, उसको होता कि भाई ये 2 से जान छूट जाए तो ये मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन जाएगा, इसमें 8 है, हम शांत हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हर एक केमिकल फार्मूला के पीछे यही थ्योरी होता है। जब भी आप कोई केमिकल फार्मूला देखेंगे, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड का देखें, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखें, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट देखें, चाहे नाइट्रिक एसिड देखें, मतलब जो भी चीज, पानी देखें, हवा देखें, जो भी, अभी मतलब सबसे साधारण एग्जांपल, हम लोग जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला ये होता है, मतलब हाँ केमिकल फॉर्मूला ये ओ लिखते हैं। बट क्या हम इसलिए ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने सिर्फ ओ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, हमेशा हम O2 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अकेला ऑक्सीजन का एक एटम कभी नहीं पाया जाता है, वो हमेशा जोड़े में होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ये लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारा एक मेरा, मेरा एक तुम्हारा, तुम्हारा एक मेरा, मेरा एक तुम्हारा। अब ये लोग शांत हो जाता है कि भाई चलो ठीक है। दोनों को ये गलतफहमी हो रही होती है कि चलो मेरे पास भी 8 है, तुम्हारे पास भी 8 है। मतलब भूख लगी हो तो आप साथ नहीं रह सकते, राइट? भूख लगी तो भाई जल्दी से खाना खाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो हालत है इसका, ये भूखी हालत में है अभी, अकेले में। तो ये बोलता है कि भाई तुम्हारे घर का खाना हम एक काउंट कर लेते हैं, मेरा भी भूख मिट गया, ये वाला भी काउंट करते हैं, भूख मिट गया। तो अभी इसीलिए ऑक्सीजन जो है हमेशा कभी भी इस फॉर्म में रहता है। अगर आप एक ऑक्सीजन को अकेले सोचते हैं अगर, तो आप इसको ऐसे सोच सकते थे, अच्छा ऑक्सीजन जो है इसको 2 कमी है, इसको बोलते हैं एनायन। अगर उसी तरह से हाइड्रोजन को आप अकेले में सोचते हैं अगर, तो बेचारे को एक एक्स्ट्रा है इसके पास। इसका अजीब सा सिचुएशन है, इसके पास एक एक्स्ट्रा है वो, लेकिन वो दे नहीं सकता।
क्योंकि एक ही है उसके पास इलेक्ट्रॉन, वो भी दे देगा तो उसके बचेगा क्या, मतलब। तो लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा देने की हालत में है, लेकिन वो शेयर करके ही दे सकता है, दान नहीं कर सकता वो। तो ये पॉजिटिव किस सिचुएशन में रहता है, ऐसे कि भाई एक एक्स्ट्रा है उसके पास, इसको बोलते हैं एनायन, इसको बोलते हैं कैटायन। और जो नेगेटिव के बैलेंस के साथ में रहता है उसको बोलते हैं एनायन। तो ये समझने के लिए सिर्फ था अभी तक। हम लोग वापस अपने चैप्टर पे जा सकते हैं अगर आप लोग सबको तैयार हो तो। कोई कंफ्यूजन डाउट अगर हुआ है तो बताइए भाई। बहुत कुछ हम लोग थोड़ा टॉपिक से डेविएट भी किए, बट देन इट वाज इम्पोर्टेंट टू अप्रिशिएट कि भाई कोई भी केमिकल फार्मूला जो हम लोग देखते हैं उसी फॉर्म में क्यों होता है। तो क्लियर हो आप लोग? अदिति, आदर्श नगर से बच्चा लोग, आलोक, विपिन गुप्ता ज्वाइन किए हैं, मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं, कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ऑल क्लियर? ओके, चलिए ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक एक था ना कि ये जानना जरूरी होता है ना कि भाई केमिकल फार्मूला किसी का चीज का, सोडियम क्लोराइड का NaCl ही क्यों होता है, फेरस ऑक्साइड का Fe3O4 क्यों होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्यों होता है। तो वहां पे सबका समझौता संधि हुआ रहता है, सबको लाइफ में समस्या है। अब H2SO4 ऐसा ही क्यों होता है, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन होता था, कितना अच्छा होता है HSO होता तो। लेकिन उससे काम नहीं बन रहा है वहां पे। उसके पीछे का मेन खेल वही है, नंबर का खेल। आउटर ऑर्बिट में या तो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आउटर ऑर्बिट में 2 तभी जबकि वो पहला ऑर्बिट हो, नहीं है तो उसको 8 ही चाहिए। अब इसके लिए जो सारा तिकड़म उसी नंबर का है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हम लोग देखा कि भाई एसिड बेस का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, वो लोग रिएक्शन करता है तो क्या होता है, आपस में कॉम्बिनेशन करके एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, वो सब हम लोग गुड देखा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विकास। आप जो है यू आर 10 minutes अर्ली फॉर द 7 minutes अर्ली फॉर द क्लास। अभी ये साइंस का क्लास चल रहा है। ये 2 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे, गुड इवनिंग उसके सर। बाद गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एक्चुअली। तो अभी जितने इंग्लिश क्लास में बच्चे हैं हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। अभी साइंस का क्लास चल रहा है, उसके बाद हम लोग इंग्लिश पे आएंगे फिर 6 बजे। तो अभी जो है कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो बहुत मिलती जुलती है एसिड और बेस के बारे में, उसके बारे में हम लोग जानना शुरू करेंगे करके कि भाई इसमें इसके आपस बीच में क्या क्या चीजें कॉमन है। एक चीज तो हम लोग ने देखा कि भाई जब भी एसिड का रिएक्शन होता है किसी मेटल के साथ में या किसी बेस के साथ में, तो बनता है सॉल्ट और वाटर, और बहुत से केसेस में हाइड्रोजन भी निकलता है। तो एक चीज पता चला कि भाई एसिड के अंदर में हाइड्रोजन आयन तो है पक्का, चाहे वो दूसरे हाइड्रोजन साथ में मिल करके H2 बना दे या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में मिलके पानी बना दे, कुल मिलाकर के उसमें हाइड्रोजन आयन तो है। उसी तरह से जब हम लोगों ने देखा बेस के बारे में, चाहे आपको चाहे बेस का एग्जांपल एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज दिस अ बेस? यस दिस। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बेसिकली एक एक चीज ये क्लियर था कि अभी हम लोग बेस पे आते हैं। तो पहले था कि एसिड के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो एसिड के पास में एक चीज पक्का होता है, वो है हाइड्रोजन आयन। उसी तरह से अगर हम बेस की बात करेंगे तो बेस में हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन। लेकिन ये भी भूखा होता है, ये भी है आपका एनायन, एक नेगेटिव, इसको एक चाहिए, इसको एक शेयर करने के लिए चाहिए। तो ये सिचुएशन रहता है एसिड और बेस के साथ में। तो
इसलिए अभी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब पूरा जो रिएक्शन हम लोग आके सीखेंगे पढ़ेंगे इसके बारे में, एसिड और बेस के बारे में, तो दिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, चाहे वो हाइड्रोजन आयन हो चाहे हाइड्रोक्साइड आयन हो। जब आप एसिड की रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन विल प्ले अ रोल, जब आप बेस के साथ में रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पे हाइड्रोक्साइड आयन जो है उसका रोल रहेगा। तो वी विल टॉक अबाउट ऑल दैट इन द कमिंग क्लास टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट कि भाई ये एसिड और बेस का लाइफ में लफड़ा क्या है। अच्छी चीज ये है कि ये आप जो पढ़ेंगे ये आपको आगे भी काम आएगा। क्या हो गया इसको? ओके, हाँ। तो अच्छी चीज ये है कि ये आगे भी काम आएगा, और ये इसको लाइफ स्किल जैसा समझ सकते हैं कि हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं विद द थिंग दैट वी सी इन आवर सराउंडिंग। मतलब एसिड की बात हम लोग कर रहे थे तो फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड वाज कि भाई अच्छा एसिड, एसिडिटी जो होता है और एसिड में क्या रिलेशन है, कि अच्छा बॉडी में भी एसिड बनता है, तो उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एसिडिटी हो गया है। तो दिस इज दिस थिंग दैट दैट वी कैन रिलेट। तो साइंस और मैथ ये दो सब्जेक्ट पे मेरा इसलिए भी जोर रहता है आप लोग पढ़ाने के लिए कि ये दो चीजें हैं जो हम लोग सीखते हैं और जो हम रिलेट कर सकते हैं, वी कैन सी इन आवर सराउंडिंग, वी कैन एक्सपीरियंस। बाकी ऐसे हिस्ट्री में जो भी हुआ था वो तो अकबर बाबर जो करना था करके चले गए। अभी we have to just rely on whatever is told, whatever is written in the books. But science और मैथ के साथ में ये है कि this gives you the ability to re-verify, recheck, reaffirm by yourself, है ना? तो with that being said, I will stop here ताकि हम लोग फिर इंग्लिश क्लास के लिए तैयार हो जाए, बच्चे ज्वाइन करने लगे इंग्लिश क्लास के लिए। तो we will stop the class here for science and we will start the English class.